नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। हालांकि 26 तारीख को द हिंदू न्यूज़पेपर आया नहीं था, ठीक है, उसके लिए उसका एनालिसिस आया नहीं था। 27 तारीख को द हिंदू न्यूज़पेपर आ रहा है और उसका हम डिस्कशन आज कर रहे हैं। 26 तारीख को डिले नहीं हुआ है, न्यूज़पेपर ही नहीं आया था तो एनालिसिस नहीं आया है। हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, ठीक है, इसलिए आज सीधा 27 तारीख का द हिंदू एनालिसिस आ रहा है। तो आज काफी सारी न्यूज है और न्यूज के बेस पे ही डिस्कशन करेंगे। बाकी सारी ऐसी डिस्कशन है जो ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं। एक बार हाईलाइट देखेंगे, फिर जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसकी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहली डिटेल भी जो दिए गए हैं इंडियन फॉरेन सर्विस पे जो हमारे काम कर चुके हैं उस व्यक्ति विशेष के बारे में। हालांकि यूपीएससी व्यक्ति विशेष से जुड़े कोई भी क्वेश्चन पूछती नहीं है, उनके कार्य को लेके कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन यदि आपका सपना इंडियन फॉरेन सर्विस है तो वहां पे क्या और कैसे और किस प्रकार से कार्य किया जाता है और कैसे इफेक्टिवली कार्य किया जाता है, यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, थियोरेटिकल ज्यादा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ जो पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन हमने इससे पहले 25 तारीख को डिटेल में डिस्कस कर ली है, तो उसको आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंस है वो है हमारे जो वेस्ट एशिया है, ठीक है, हम आपसे बात करूँ तो जो गल्फ कंट्री वाला रीजन है, स्पेशली सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल, इराक और यूएई, सभी कंट्रीज, ठीक है, जो हम गल्फ कंट्री के नाम से जानते हैं, वो आपको पता होगा जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई इंडिया और चाइना उस मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए क्या क्या अप्रोच से काम कर रहे हैं। हालांकि सिनारियो चेंज होता जा रहा है, कोई कभी एक दूसरे को मात दे के आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बात की शुरुआत की गई है नेहरूवियन एरा की, जहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो किया जाता था। उस एरा को लेके आज का जो हम एरा है जिसमें देखेंगे, जिसमें मल्टी डायमंड या हम मल्टीलिज्म जो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी डिटेल में डिस्कशन की गई। हालांकि यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि है सऊदी अरेबिया, ईरान, इसराइल, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। फिर भी एक बार रिपीट करते हैं बेसिक मेन इंफॉर्मेशन जो कि मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। आपको पता होगा ईरान है वो सिया कम्युनिटी का नेतृत्व करता है, सेम सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी कम्युनिटी का नेतृत्व करती है, और इसराइल है वो यहूदी लोगों का नेतृत्व करता है। तो इसी बीच में वहां पे उस रीजन में तनाव चलते रहते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जो लड़ाई चल रही है सिया सुन्नी वाली, उस सब चीजों से, उन सब कॉन्फ्लिक्ट से आप वाकिफ ही होगे, आपको पता ही होगा। और इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन आपसे कर चुका हूँ। स्पेशली इस एरा में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वहां पे हम लद्दाख वाले रीजन की बात करें तो उसमें जो यूएस चाइना टाइस है, ठीक है, वो किस प्रकार से अफेक्ट करती है। मेन चीज हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है वो है ऑयल रिच गल्फ स्टेट, बराबर। आपको पता होगा जो ये वेस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट एशिया हम कहते हैं, ईस्ट एशिया हम कहते हैं, जिसको गल्फ कंट्री भी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे क्रूड ऑयल के भंडार है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, उनकी पूरी इकोनॉमी क्रूड ऑयल पे डिपेंड होती है। यानी उनको यदि पैसा या कोई चीज चाहिए, ठीक है, क्या करेंगे, कुआं खोदेंगे, क्रूड ऑयल निकालेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, काम करेंगे। उनकी पूरी जीडीपी, मोस्ट ऑफ 70 to 80% जीडीपी उनकी क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेड है। लेकिन हमने अब्राहम एकॉर्ड जब डिटेल में डिस्कस किया था यूएई वाला, ठीक है, तब हमने एक बार डिस्कशन की थी कि अभी जो गल्फ कंट्री है उनको एक चीज पता हो गई है कि भाई अभी लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है नहीं, तो क्रूड ऑयल डिमांड में है। जैसे ही लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर कार्य करना शुरू कर देंगे तो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। मैंने आपको इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई जब कभी भी किसी भी चीज की डिमांड कम हो जाती है, सबसे पहले उसकी प्राइस पे इफेक्ट आता है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ जाती है सेलर के लिए, तो प्राइस डिक्रीज हो सकता है, और डिमांड कम हो तो उसका प्रोडक्शन बंद हो सकता है, ठीक है। यदि कोई फायदा ना हो रहा हो तो निकल के बेनिफिट क्या है उस हिसाब से। तो उनको ये बात पता थी, और इसी वजह से जो ये यूएई है, बहरीन है, उसमें देखा था कि वो वेस्ट कंट्री के साथ डील करना चाहती है, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाइड करना चाहती है। तो उसके लिए उनको यदि कोई अच्छी कंट्री का कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन है एक, वो है इसराइल। तो उन्होंने इसराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड
साइन किया था, जहाँ पे अमेरिका भी प्रेजेंट था। अमेरिका वहाँ पे मेनली जो दिखाना चाहता था वो था कि हम यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट और शांति वाला माहौल के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने ईरान की भी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन करके रखी हुई है। तो उन्होंने इसराइल से क्या किया, मित्रता किया, बदले में क्या बोला कि इसराइल जो वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है वो एनॉक्स नहीं करेगा, ठीक है। और यूएई है, उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल जाएगा, उसकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड हो जाएगी। तो जो हम टोटली क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है वेस्ट एशियन कंट्री, उनको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे बात आती है इंडिया के उस रीजन में लिए, तो आपको पहले ही मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया के लिए ब्लॉक है, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान के थ्रू ईरान नहीं जा सकता है, तो ईरान बाय सी रूट ईरान जाता था। तो वहां पे भी क्या किया चाइना ने, अपना रिलेशन उनके साथ अच्छे से ना हो सके उस हेतु से उन्होंने क्या किया, उस हेतु से उन्होंने जो इंडिया को साइड करने के लिए जो ईरान के साथ अपने कोई भी इकोनॉमिकल डील थी, ठीक है, उसको साइड किया और उन्होंने खुद 400 बिलियन इकोनॉमिक एग्रीमेंट किए कि जहां पे डेवलपमेंट अब चाइना के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो हम उनके जो पोर्ट इस्तेमाल करते थे, जहां से हम अफगानिस्तान और बाकी जो इराक है उस रीजन में जाते थे, वो अपना जो कनेक्टिविटी थी उस पर इसकी इम्पेक्ट आएगी। और मैंने एक डिटेल आपसे भी बात की है कि भाई जो वेस्ट एशिया में सबसे पहले कोई कंट्री यदि जाता है और अपना एस्टेब्लिशमेंट कर देता है तो दूसरी कंट्री में प्रॉब्लम होगा। तो हमने देखा कि भाई हमारे लिए जो पाकिस्तान है वो ब्लॉक है, ठीक है। इंडिया सी रूट से वहां पे जाए और कार्य करे, वो भी एक दिक्कत है। दूसरा चाइना है जो इंडिया को, हमने नॉर्थ कॉन्टिनेंटल जो है वहां पे जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे उलझाए रखता है, ठीक है। ताकि इंडिया का फोकस जो वेस्ट एशिया रीजन में होना चाहिए बिजनेस पर्पज थ्रू, इकोनॉमिक पर्पज थ्रू, ठीक है, वो ना हो सके। और तब तक जितना टाइम मिले उस टाइम में चाइना है वहां पे अपना डोमिनेंस बना ले, ताकि जब बाद में इंडिया आए तो उसको इतना ही मिले जितना आखिरी वाले को, आखिरी जो इंसान खाना खाने के लिए जाता है और उसको जो मिलता है, ठीक है। शादी ब्याह के माहौल में यदि आप खाना खाने के टाइम पे नहीं जाते और खत्म होने के टाइम पे जाते, तो आपको भी पता होगा कि जो भी कुछ बचेगा वही आपको मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल बात हो रही है। हालांकि ये सारे टॉपिक मैंने डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं, जो रेगुलर बेस पे स्टूडेंट प्रिपरेशन करे उनके लिए रिपीट इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, इसलिए मैं जो मुख्य तथ्य है वही पे डिस्कशन कर रहा हूँ। फिर एक मुद्दा आपने सुना होगा न्यूज में कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है अमेरिका ने, उन्होंने कहा था कि भाई जो इंडिया की हवा है वो फल्फी है, ठीक है, खराब है। तो इसका फोकस सिर्फ था जो दिल्ली रीजन में जो एयर पोल्यूशन है उसके ऊपर। हालांकि इसको न्यूज वालों ने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, ऐसा मान सकते हैं कि भाई देखो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा। उन्होंने ऐसा ही कहा कि भाई इंडिया की जो हवा है वो फैलती है। इंडिया के बारे में नहीं, उन्होंने चाइना को भी इंक्लूड किया, ठीक है, क्योंकि इंडिया चाइना का वैसे भी प्रॉब्लम चल रहा है और उनका वहां पे फोकस रहता है। और अमेरिका का जब भी इलेक्शन होता है तब वहां पे बहुत सारी कंट्रियों का प्रेजेंस के होने का चांसेस बढ़ जाता है। उसमें से दो जो कंट्री है जिनके पॉपुलेशन वहां पे काफी अच्छे है, वो है इंडिया और चाइना। क्योंकि ये दो कंट्री ऐसे है जिनके, मैं आपको बताऊं तो शायद ही कोई पूरे वर्ल्ड में ऐसे कोने होंगे जहाँ पे इनके लोग ना हो, ठीक है, इंडिया और चाइना के। जिनकी पॉपुलेशन में हम बात करें तो पूरे हम देखें, ठीक है, तो आप हम वन, शायद हाँ 1/4, यानी हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो नियर अबाउट 1/4 जितनी पॉपुलेशन तो सिर्फ दो कंट्री की ही है, ठीक है। पूरे विश्व की जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, डिजिट आपको बताना है वीडियो की कमेंट बॉक्स में, उसमें से 1/4 यानी चौथे भाग की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो सिर्फ इन दो कंट्रियों की है। तो आप मान सकते हैं इनका प्रेजेंस पूरे विश्व में कितना होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया। हालांकि मैं एक चीज आपको क्लियर कर बताता हूँ और आज हम डिस्कशन भी करने वाले हैं। जब कभी भी इलेक्शन आता है तब अपने जो पुराने मुद्दे हैं जो हम चाहते हैं, जैसे कि इंडिया चाहता है अमेरिका से वीजा वाला, फिर बिजनेस डील वाला, या जो भी कोई बेनिफिट अमेरिका से हमें चाहिए तो वो हमें चाहिए। और मैंने आपसे डिटेल में बताया हुआ भी है कि इंडिया उस प्रकार से चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से आए तो उनके साथ भी अच्छे रिलेशन रहे, और बिडेन जी जीत के आए तो उनसे भी बेनिफिट हो, ठीक है। क्योंकि जब तक इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते तब तक कहना मुश्किल होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जी फिर से रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आई है कि भाई किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है, लोगों के जो सेंटिमेंट है और लोगों की जो थिंकिंग है उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। उनको कल्चर के आधार पे कार्य किया जाता है, उनकी नीड या उनको बूस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे
पहले मैं आपको जो मेन चीज़ है वही बता देता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना, थियोरेटिकल है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप लिख सके, मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि बच्चे को ग्रोथ को लेकर आपको पता होगा, उसको बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स पिलाएंगे तो ही उनकी ग्रोथ होगी, तो ही वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को फोकस किया जा रहा है। इससे क्या होता है, जो भी अपने माता-पिता जो बच्चे की हेल्थ को लेके, हाइट को लेके जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है? तो उन लोगों को कंपल्सरी हो जाता है कि उनको ये चीज़ें लेनी पड़े, क्योंकि वो उन चीज़ों को ही फोकस करते हैं। बच्चे वो देखते भी हैं, वो डिमांड भी करते हैं। दूसरी कंडीशन, यदि वो ठीक इकोनॉमिकल साउंड नहीं है, तो वो बच्चे को लेके दे नहीं सकते। उस कंडीशन में बच्चों को लगता है कि भाई पेरेंट्स मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रहे। दूसरी एक मेन एडवर्टाइज़मेंट आपकी बात कर लेता हूँ। तो एक क्रीम है जिसको लगाने से ही आप गोरे हो जाओगे, ठीक है? आपकी स्किन के अंदर जो मेलेनिन है, उसका कोई रोल नहीं, ठीक है? उस प्रोडक्ट का नाम है फेयर एंड लवली। वो आपसे सेंटिमेंट से खेलता है कि यदि ये आप लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे, ठीक है? और यदि उसकी बात सही भी है, मान भी लेते हैं कि उससे गोरे होते हैं, तो खाली एक ही काम करो, भैंसों है, भैंसों को फेयर एंड लवली क्रीम में नहला दो, ठीक है? अगर वो सफेद हो जाती है, तो ये बात सही है कि भाई फेयर एंड लवली लगाने से स्किन है वो व्हाइट हो जाती है, ठीक है? आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल आप देख लेना, क्या-क्या बात हो रही है। एडवर्टाइज़मेंट को सेंटिमेंट के साथ, कल्चर के साथ और जो साइंटिफिक व्यू के आधार पे जो बात किए जा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इमेज में आपको पता होगा कि जो इलेक्शन बेस है उसको फोकस किया गया है, ठीक है। फिर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये है, ठीक है, आपको पता होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो मैंने डिटेल में आपसे बात की हुई है, इमेज थ्रू मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे एक चीज आपको पता होगी कि जेंडर इक्वालिटी का अभी जो मेन महत्व है वो हम देखते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू कि महिलाओं का प्रेजेंस कितना है। आपको पता होगा भारत एक पितृप्रधान देश है जहाँ पे घर का मुखिया जो कि एक मेल रहेगा, उसके आधार से ही पूरी सिस्टम चलेगी। महिला है, उसके विचारों या उसके सुझाव को इतना मद्देनजर या ध्यान दिया जाता नहीं है। स्पेशली कौन से कैटेगरी में, जैसे कि कोई पढ़ा लिखी है, कोई जो औरत है वो पढ़ी लिखी है या साउंड है, अपने पास स्टेटस है, अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, उनको छोड़ के जो पुअर, आदिवासी, माइग्रेंट वर्कर और सोशल माइनॉरिटी और फिजिकल डिसेबल जो महिलाएं होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये जो मेंटालिटी है कि भाई औरत क्या करेगी, औरत या लड़की पढ़ के क्या जॉब करेगी, उसको क्या जॉब मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और दूसरी सारी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि सिर्फ मेंटालिटी, और भी काफी सारे कारण है जिसके वजह से हम जो फीमेल है, ठीक है, उसको वर्किंग में भी और सोशल प्रेजेंस में भी इक्वालिटी के लिए उनको कार्य किया जा रहा है। हालांकि इंडिया पहले से इस पे कार्य कर रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे हो भी जाएगा। गवर्नमेंट भी इसके लिए स्टेप ले रही है और थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है। और बाकी तो महिलाओं का ही आपको पता होगा, वो खुद से ही इतना आगे आ रही है, ठीक है, ताकि उनका डेवलपमेंट जो बाकी मेल है उससे भी ज्यादा हो। एक चीज आपने मार्क की होगी, यदि आपने जो गुंजन सक्सेना वाला जो स्टोरी है, ठीक है, वो देखी होगी तो आपको पता होगा, जो एयरफोर्स है वहां की बिल्डिंग में फीमेल के लिए कोई टॉयलेट ही नहीं था। यानी उनको पता ही था यहाँ पे सिर्फ मेल ही पायलट ही आएंगे, ठीक है। तो वो आप देख लेना, उस चीज को आप अच्छे से समझ लेना, वो जेंडर इक्वालिटी के लिए आपके लिए बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। याद याद रखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं मूवी का एग्जांपल क्यों देता हूँ। मूवी का एग्जांपल देने का एक ही कारण है, वो आपको आपने यदि देखी है तो आपको वो चीज याद रहेगी, ठीक है, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसी जो कोई मूवी होती है जो किसी भी हमारे हमारे किसी भी सर्विस या किसी भी कार्य को या किसी समाज के जो प्रॉब्लम है जो फेस करे लोग, उसको दिखा रहा हो, वो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे एग्जांपल लिखेंगे कि आपके बगल में किसी के साथ ये हो गया, तो हो सकता है उसको ना पता हो, जो भी आपकी कोई आंसर शीट चेक कर रहा हो। लेकिन आप जब गुंजन सक्सेना पिक्चर की बात करो, मूवी की बात करो, भले उसने देखी ना हो, ठीक है, लेकिन आप वो पॉइंट रखोगे, वो पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा, तो शायद वो देख भी ले। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करंट बेस्ड एग्जाम्पल लिखने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर एक इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है मेनली जो सुनामी है उसके अलर्ट को लेके। क्या है वो समझिए कि इंडिया की जो सर्विस है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, उनके द्वारा 10 से 20 मिनट में जो भी कोई सुनामी वाली कोई इवेंट होगी वो आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की गई है। जिस मशीन पे, जिस मीटर पे ये रीडिंग लिए जाते हैं उसको कहते हैं सिस्मोमीटर, और इनके द्वारा जो ग्राफ आता है वो उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए क्या बात होती है। जैसे आपको सुनामी में पता होगा कि भाई जो सी होता है, ठीक है,
तो उसके इंटीरियर में यदि उनकी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, ठीक है, ये उसमें भूकंप आता है, बड़ा भूकंप आता है, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, उनके जो वेव्स है वो बड़े बड़े तूफानी वेव्स आएंगे और वो जो कोस्टल एरिया है वहां को तबाही मचाएंगे। तो उससे हमको यदि पता चल जाता है तो इस तबाही को कंट्रोल किया जा सकता है, इससे जो लोग मरने वाले उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सिस्टम फेल भी हो सकती है, किस कंडीशन में, कि भाई इन सर्विस के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली की जाए, यदि उसको अच्छे से गौर करके ध्यान से देखा ना जाए या उनको अनुसरा ना जाए, तो प्रॉब्लम इतनी की इतनी रहेगी, भले आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन दे दो। जैसे कि जो भी कोस्टल एरिया में जो मछली पकड़ने का काम करते हैं मछुआरे, तो उनको बताया जाता है कि भाई हेवी रेन होने वाली है या स्ट्रॉम होने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, लेकिन वो सब उन चीजों को ना देखते हुए वो मछली पकड़ने जाते हैं और मौत का शिकार होके आते हैं। तो इस कंडीशन में इस सर्विस का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। हालांकि अपने लिए इतना ही काफी है कि जो हमारी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस है, उनके द्वारा जो किया गया है, ठीक है, क्या किया गया है, उनके द्वारा जो ये सिस्टम डेवलपमेंट किया गया है, जिससे 10 या 20 मिनट में पता चल जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि भाई आने से पहले 10 मिनट, ऐसा नहीं, होने के टाइम, यानी सुनामी का भूकंप अर्थक्वेक यदि आया है तो उसके 10 या 20 मिनट में 10 या 20 मिनट में हमको पता चल जाएगा कि भाई सुनामी आने वाला है, कहाँ से आ रहा है, कितना टाइम लगेगा, कितनी तबाही मचा सकता है, ठीक है, अपने पास इंफॉर्मेशन आ जाए तो हो सके उतने, बिना इंफॉर्मेशन के तबाही होने से अच्छा है इंफॉर्मेशन हो, उसके अनुसार हम काम करें और हम बच सके। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। दूसरा, आज फ्रंट न्यूज में आई है स्टबल बर्निंग को लेकर, ठीक है, तो काफी हर साल चर्चा में रहता है जब कभी भी रवि सीजन की बात होती है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि भाई जो पंजाब हरियाणा रीजन है वहां पे जैसे ही गेहूं की कटाई हो जाती है, अगले पक के लिए जब खेत को तैयार करना होता है तो उस टाइम पे स्टबल बर्निंग की जाती है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और उससे जो हमारे नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली, तो उनकी हवा खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया गया। कौन सी कमेटी है उसकी हम डिटेल में डिस्कशन आगे अभी करेंगे। ठीक है, उस करने के लिए मैं पहले आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। ये पहली बार नहीं, ये बार बार होता है और इसके ऊपर कार्य होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, सेंट्रल लेवल पे भी होता है, ये चर्चा काफी बार होती है। स्पेशली जब कभी भी दिल्ली की एयर पोल्यूशन की बात आती है तब इस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट करके देखा जाता है। और डिस्कशन आपके साथ देखते हैं, तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो वैक्सीन डेवलप की गई है, उस वैक्सीन के जो बुजुर्ग है, एल्डर है, उनके ऊपर और जो युवा है उनके ऊपर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही इसके सेफ्टी डेटा आ जाएंगे, इसके मास प्रोडक्शन होगा और सभी को जो कोरोना की वैक्सीन है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। सेम इंडिया और अमेरिका के बीच में 2+2 यानी 4 बिजनेस डीलों को होना था, उसमें से 3 ऑलरेडी हो चुकी है और जो चौथी है वो है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, शॉर्ट फॉर्म में बेका है, वो भी अभी ये साइन हो जाएगा, या शायद हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये करने के लिए ही वहां से जो डेलीगेट्स है, वहाँ के होम मिनिस्टर, ठीक है, और अपने जो फॉरेन मिनिस्टर वो होते हैं, वो दोनों आए हैं, उनके साथ वार्तालाप होगी, एग्रीमेंट पे साइन होगा, फिर 2+2 डायलॉग वाली जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा। मैंने आपसे अभी बताया था कि जब कभी भी इलेक्शन आता है तब आपको जो भी कोई अपना इकोनॉमिकल काम या जैसे कि वीजा वाला जो काम होता है, ठीक है, जिसको आपको फोकस करके चलना होता है, तो वो हो जाता है। उसी संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि भाई अभी वहां से डेलीगेशन आया है तो साइन करके जाएगा और अपने लिए बेनिफिट देके जाएगा। सेम मैं आपसे बात करूँ तो जो लोकल कमिटी है, जो स्टबल बर्निंग के ऊपर लोकल कमिटी है, उनका गठन किया गया है, वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि भाई इसका क्या किया जा सकता है, क्या अल्टरनेटिव उपाय होने चाहिए। मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि बस स्टबल बर्निंग ना करनी पड़े तो जो रेसिड्यू बचते हैं, ठीक है, गेहूं के जो रेसिड्यू बचते हैं जिसको जलाया जाता है, उसके अल्टरनेटिव कोई उपयोग करें। जैसे कि एक चीज आपको पता होगी कि उससे बायोगैस या नेचुरल गैस बनाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए, या वहाँ के उसका इस्तेमाल करके जो इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल ब्लेंडिंग है, ठीक है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। फिर या ऐसा कोई, जैसे इसका कोई इस्तेमाल हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए जिससे क्या हो कि भाई किसान इसका महत्व समझे और ये जो रेसिड्यू है उसको कलेक्ट करे और वहां पे सबमिट कराए, तो उनको बेनिफिट भी हो, वो निकाले बर्निंग करने के बजाय। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बर्निंग करने से आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जिसके लिए जो हरियाणा और पंजाब रीजन से आगे दिल्ली है वहां पे एयर पोल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है। ये हर साल की प्रॉब्लम है। अगले साल फिर से हम यही टॉपिक डबल बर्निंग पे काम करेंगे और इस पे काम हो भी रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, सेंट्रल भी कर रही है। अभी यहाँ पे पुख्ता लॉ लेके आने की बात हो रही है कि भाई जैसे ही लॉ लेके आएगा, यानी कोई यदि ये करता है
तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। मैं पहले से बता देता हूँ, ये जो स्टबल बर्निंग है, ठीक है, वो हरियाणा और पंजाब में नहीं सब जगह होती है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा होती है। इसके वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है उसके लिए ये टॉपिक हाईलाइट रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई बाकी रीजन में ये सब देखने को नहीं मिलता, जो स्टबल बर्निंग है वो देखने को नहीं मिलती, ऐसा नहीं, देखने को मिलता ही है, लेकिन हरियाणा और पंजाब रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पे जो क्रॉप होती है उस पर ज़्यादा होती है, तो उस वजह से रेसिड्यू भी ज़्यादा आएंगे और उसको जलाया जाता है, तो एयर पोल्यूशन भी होता है। फिर से मैं आपको डिस्कशन कर लूँ कि अभी जो बिडेन और ट्रम्प जी है उनका कैंपिंग चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा अगले महीने ही क्या हो गए, इलेक्शन हो गए, उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट महीने में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब हमें पता चलेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प जी फिर से रिपीट हो रहे हैं या तो फिर हमारे जो बिडेन साहब है, ठीक है, वो जीत के आ रहे हैं। हालांकि मैंने आपसे पॉसिबिलिटी डिस्कस की है, ट्रम्प के जीतने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, उसमें आखिरी रिजल्ट जब तक डिक्लेयर नहीं होता है तब तक वहाँ पे दुविधा बनी रहती है। फिर यहाँ पे जो की पॉलिसी है चाइना की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस करके हुए रखी। फिर यूएस के और बाकी जो न्यूज़ है मेनली वो हाईलाइट की गई है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी 2 दिनों की न्यूज़ थी, 26 और 27 की, ठीक है, तो हमने सारी देख ली है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। और कोई भी डाउट है तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।